क्या राज्यसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की राजा भैया के साथ कोई डील तय हो गई है? समाजवादी पार्टी के नेता तो इसी ओर इशारा कर रहे हैं। सपा क्या कह रही है हम आपको यह बताएंगे, लेकिन क्या बीजेपी इतनी आसानी से ये 2 वोट सपा की तरफ जाने देगी, हम ये समझेंगे। ये भी जानिए कि आज आखिर ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी 17 सीटों पर मान गई और अपनी उन तमाम सीटों का जिद उसने छोड़ दिया जिसके लिए इतने दिनों से ये गठबंधन लटका और अटका पड़ा था। और आखिर में अब जबकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक हो गए हैं, तो पल्लवी पटेल और छोटे दलों का क्या होगा जिन्होंने सपा के खिलाफ एक तरीके से मोर्चा खोल दिया था। कांग्रेस तो अपनी सीट लेकर अलग हो गई, अब पल्लवी पटेल क्या समाजवादी पार्टी की जिम्मे होंगी? ये तमाम खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक। आप देख रहे हैं यूपी तक, हम हाजिर अपने न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो राजा भैया और अखिलेश यादव के बीच की जो तल्खी थी वो धीरे धीरे कम होने लगी है, या यूं कहें कि इन दोनों के बीच रिश्तों पर जमी हुई जो बर्फ थी वो पिघलने लगी। दरअसल राजा भैया कभी समाजवादी पार्टी के बेहद करीबी नेताओं में से हुआ करते थे। अखिलेश यादव के भी करीबी थे, उनके मंत्रिमंडल में भी रहे, और मुलायम सिंह भी कभी उन्हें बहुत मानते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों में अखिलेश यादव और राजा भैया के बीच की तल्खी और दूरी काफी बढ़ गई थी। लेकिन इस राज्यसभा चुनाव ने एक ऐसा मौका दिया है कि अब ये कोशिशें अखिलेश यादव की तरफ से शुरू हुई और ऐसा लगता है कि राज्यसभा के चुनाव में अखिलेश यादव को अपने तीसरे उम्मीदवार के लिए राजा भैया का भी समर्थन मिल सकता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेताओं की तरफ से ये इशारे आने लगे हैं कि उनसे बातचीत हो गई है और बहुत पॉजिटिव बातचीत है। अखिलेश यादव ने एक इशारा किया है, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा गया कि क्या राजा भैया आपको वोट कर रहे हैं, क्या आपके साथ आ रहे हैं। सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कहा है, और उसके बाद हम आपको यह भी बताएंगे कि जो प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल उनसे मिलने गए थे, उन्होंने राजा भैया के समर्थन को लेकर क्या कहा है, सुनिए। राजा भैया से आपके प्रदेश अध्यक्ष मिले थे, क्या वो भी साथ आ सकते हैं? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष ही इधर सभी लोगों से मिल रहे हैं जिनकी इच्छा है समाजवादी पार्टी को वोट देने की। और ये समय ऐसा होता है राज्यसभा का, बहुत से लोग वोट देना चाहते हैं। सर राजा भैया को लेकर तो क्या कहेंगे, कुछ बातचीत बनी? आप कुछ सर राजा भैया को लेकर बता दीजिए। आखिरी सवाल, आप गए थे सर, आपने लंच किया वहाँ? गए थे, मुलाकात की थी। तो इन दोनों के बयान ये बता रहे हैं कि राजा भैया से अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी की जो बातचीत रही है वो बेहद फ्रूटफुल बातचीत हुई। लेकिन क्या ऐसे में जबकि बीजेपी ने अपना 8वां उम्मीदवार उतारा है और उसके लिए एक एक वोट अहम है, और वैसा ही एक एक वोट समाजवादी पार्टी के लिए भी अहम है इस राज्यसभा चुनाव में, तो क्या बड़ी आसानी से बीजेपी राजा भैया को सपा के खेमे में जाने देगी, या फिर राजा भैया इस मौके का फायदा उठा रहे हैं कि इसी बहाने बीजेपी भी समझ जाए कि उनकी जरूरत कितनी है और अखिलेश यादव को भी एहसास हो जाए कि पहले जो उन्होंने राजा भैया या उनके समर्थकों के बारे में जो कहा है वो स्थिति नहीं है, और राजा भैया आज भी अपनी पोजीशन वैसे ही बना करके रखते हैं। खैर, कल जो मुलाकात हुई नरेश उत्तम पटेल की, और उसमें दोनों ने साथ खाना खाया, राजा भैया और प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने, और कहा यह गया कि उसके बाद एक फोन से, यानी कि नरेश उत्तम पटेल की फोन से अखिलेश यादव से बात भी कराई गई, ऐसा कहा जा रहा है, और उसमें समर्थन मांगा गया और समर्थन पर हामी दे दी गई है, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन क्या ये पूरी तरीके से तय हो चुका है कि राजा भैया वोट करेंगे? इस पर अभी संशय बना हुआ है। वोटिंग के पहले जो एक औपचारिक अनौपचारिक मुलाकात होती है, इसमें राजा भैया तो समाजवादी पार्टी की तरफ झुकते दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी का कोई बड़ा नेता अभी तक उनसे न मिलने गया है, न ही उन्होंने कोई वोट सीधे सीधे तौर पर राजा भैया से मांगा है। ऐसे में राजा भैया को बीजेपी कहीं टेकन फॉर ग्रांटेड तो नहीं ले रही।
या ये तो नहीं मान ले रही कि राजा भैया तो उनके खेमे में ही हैं और कहीं नहीं जा सकते। ये एक बड़ी भूल बीजेपी के लिए साबित हो सकती है। या फिर बीजेपी ने कहीं क्रॉस वोटिंग का बड़ा कोई इंतजाम तो नहीं कर लिया है। बहुत सारी बातें हैं जो इस वक्त राजा भैया को लेकर चर्चा में है, लेकिन ये एक बड़ी चर्चा है कि राजा भैया एक बार फिर से अखिलेश यादव या यूं कहें उनकी पार्टी सपा के नजदीक आ सकती है। और अगर राज्यसभा चुनाव में ऐसा कुछ खेल हुआ तो ये बीजेपी के लिए तो झटका है, राजा भैया की अहमियत उत्तर प्रदेश की सियासत में बहुत बढ़ जाएगी। वैसे आपको बताएं कि अमूमन राजा भैया सत्ता के साथ ही रहे हैं, सत्ता में चाहे सपा रही हो या फिर बीजेपी। ऐसे में राजा भैया के लिए पलटना यहां से आसान नहीं। नजर हमारी बनी रहेगी। अब अगली खबर। तो अखिलेश यादव के हम इस बयान से शुरू करते हैं, अंत भला तो सब भला। पहले उनके बयान को सुन लीजिए। अंत भला तो सब भला, क्या समझे? तो क्या माना जाए? आप समझदार हो? सर गठबंधन होगा शीट शेयरिंग को लेकर होगा। के विवाद छिड़ा हुआ है। कोई विवाद नहीं है, आपके सामने सब चीजें साफ हो जाएंगी बहुत जल्दी। जी हां, अंत भला तो सब भला अखिलेश यादव ने इसलिए कहा क्योंकि आखिरकार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सीट शेयरिंग की डील तय हो गई। दोनों तरफ से एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई लखनऊ में और सीटों की संख्या और सीटों के नाम भी सार्वजनिक कर दिए गए। अगर हम देखें तो ये वही तमाम सीटें हैं जिसे लेकर पिछले कई दिनों से जिस पर बातचीत चल रही थी और कांग्रेस पार्टी मानने को तैयार नहीं थी। लेकिन आज अचानक ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी ने 17 सीटों पर भी हामी भर दी और उनकी जो 3-4 ऐसी सीटें थी जिन पर वो बिल्कुल अड़े हुए थे कि वो सीटें उन्हें चाहिए, वो सीट उन्हें नहीं भी मिली। हालांकि एक सीट, अमरोहा की सीट समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को दे दी, लेकिन 3 सीट, मुरादाबाद जिसमें नंबर 1 था, वो सीट इस लिस्ट में नहीं आई। खीरी की सीट जहां से रवि वर्मा, पूर्वी वर्मा जो ये परिवार है ये लड़ना चाहता था, कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी से कांग्रेस का इस परिवार ने सिर्फ इसलिए दामन थामा था कि कांग्रेस पार्टी से उन्हें टिकट मिलेगा, ये भी इस 17 सीटों की सूची में नहीं है। और बलिया से लड़ने की इच्छा रखने वाले प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को भी मन महसूस कर वो सीट एक तरीके से कांग्रेस पार्टी को छोड़नी पड़ी। मिली कौन सी? बनारस की सीट, जहां से कांग्रेस ने पहले ही ऐलान कर रखा था। वो सीट सपा को देने में कोई हर्ज भी नहीं था और समाजवादी पार्टी ने वो सीट उन्हें दे दी। सीतापुर की एक सीट समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को दे दी और अमरोहा की सीट। जिन 17 सीटों को कांग्रेस पार्टी को दिया गया है उसमें अगर आप अमरोहा को छोड़ दें तो कोई भी ऐसी सीट नहीं है जहां पर मुस्लिम वोटर निर्णायक हो। यही एकमात्र ऐसी सीट है इन 17 सीटों में जहां निर्णायक मुसलमान वोट है। एक तरफा जिसे करेगा वो जीत जाएगा। लेकिन हम आगे बढ़े उसके पहले आपको पहले उन तमाम 17 सीटों के नाम बता देते हैं जो सीटें कांग्रेस के खाते में आज दी गई हैं इस ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में। रायबरेली और अमेठी कांग्रेस की परंपरागत सीट है। कानपुर कांग्रेस की कभी मजबूत गढ़ की सीट थी, वो दी गई है। फतेहपुर सीकरी राजबब्बर यहां से चुनाव जीते थे, ये सीट मिली है। बांसगांव ये भी एक ऐसी सीट है जहां कांग्रेस मजबूत रही है पहले और उनका अपना अभी भी कांग्रेस पार्टी का काडर वहां मौजूद है। इसके अलावा शाहजहांपुर, प्रयागराज, महाराजगंज, वाराणसी, अमरोहा, झांसी, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मथुरा, सीतापुर, बाराबंकी और देवरिया, ये वो तमाम सीटें हैं जो कांग्रेस के खाते में गई हैं। लेकिन कांग्रेस को खुश होने के लिए बहुत कुछ नहीं है। हालांकि इन 17 सीटों में कांग्रेस की मजबूत सीटें भी हैं, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की मजबूत सीटें नहीं है, कांग्रेस की मजबूत सीटें भी हैं। लेकिन अगर आप इसके डेटा को देखें तो कांग्रेस इन 17 में से 14 सीटें पिछली बार बीजेपी 2019 में जीती है और 2 सीटें इसमें से बसपा जीती थी और 1 सीट तो कांग्रेस पार्टी की थी। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो कांग्रेस को सीटें मिली हैं लेकिन चली अखिलेश यादव की है। उन्होंने मुरादाबाद सीट नहीं छोड़ी, उन्होंने खीरी की सीट नहीं दी। वो अड़ गए कि जब ये हमारे दल से छोड़कर आपके दल में गए हैं तो अब मैं सीट नहीं दूंगा, रवि वर्मा के बारे में। और तीसरी सीट बलिया की। तो चली अखिलेश यादव की
लेकिन कांग्रेस को आखिरी वक्त में एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा और कहा यह जा रहा है कि बीती रात अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी के बीच फोन पर बात हुई। प्रियंका गांधी ने फोन मिलाया और तब बात हुई और तब ये डील फाइनल हो गई और इसकी तस्दीक भी आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अविनाश पांडे ने की। लेकिन शायद ये पहली बार है जब अखिलेश यादव ने इतनी कह सकते हैं जबरदस्त बार्गेनिंग की है। 17 के 17 सीटों पर अड़े रहे। मुस्लिम बहुल सीटों पर भी कांग्रेस उन्हें डिगा नहीं पाई। उन्होंने नहीं दिया है कांग्रेस को मुस्लिम बहुल सीटें और साथ साथ इसके एवज में उन्होंने मध्य प्रदेश में भी एक सीट ले ली। तो इस बार अखिलेश यादव के खाते में यह बात जाती है कि उन्होंने अपने साझेदार दल को, जिसके साथ उन्होंने गठबंधन किया, कांग्रेस पार्टी को हावी नहीं होने दिया और अब पार्टी के भीतर सब कुछ, यानी गठबंधन के भीतर सब कुछ ठीक है। कांग्रेस पार्टी नहीं चाह रही थी कि जब राहुल गांधी की यात्रा उत्तर प्रदेश से गुजर रही है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, तो किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन उनके काडर में जाए या फिर उनके वोटरों में। और अब ऐसा कहा जा रहा है कि राहुल गांधी चाहे मुरादाबाद या आगरा, जब उनकी यात्रा पहुंचेगी तो अखिलेश यादव कहीं इस यात्रा में शामिल होंगे और इससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक संदेश देने की कोशिश होगी। अब अगली खबर। कुछ दिन पहले अखिलेश यादव के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद करने वाली पल्लवी पटेल का क्या होगा? पल्लवी पटेल जो वाराणसी में राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में उनके लाल रंग के कार में सवार होकर घूम रही थी, आज अगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि अब कांग्रेस पार्टी ने उन्हें एक तरीके से कह दिया है कि अपना डील वो अब समाजवादी पार्टी से करें, क्योंकि 17 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल चुकी हैं। उसमें पल्लवी पटेल के लिए कोई सीट दिखाई नहीं देती। यानी कि कांग्रेस पार्टी तो 17 सीटें लेकर अलग हो गई है, लेकिन 63 सीटें अभी समाजवादी पार्टी के खाते में जाएंगी। और आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह कहा गया कि छोटे दलों का भी ख्याल रखा जाएगा। तो जब 17 सीटें कांग्रेस लेकर एक तरीके से वो अलग हो चुकी है, तो 63 सीटों में अब ये जिम्मेदारी अखिलेश यादव की होगी कि वो किसे कितनी सीटें देते हैं और किन किन साझेदार दलों को वो सचमुच साझेदारी देने की कोशिश करते हैं। ऐसे में पल्लवी पटेल का क्या होगा? पल्लवी पटेल क्या अब वापस अखिलेश यादव के पास जाकर इस गठबंधन से अपने लिए सीटें मांगेंगी? क्योंकि कांग्रेस पार्टी अब उस स्थिति में नहीं है कि वो पल्लवी पटेल को सीटें दे सके। ना ही कांग्रेस पार्टी अब अखिलेश यादव पर यह दबाव बना पाएगी कि आप पल्लवी पटेल को सीटें दें। लेकिन जिस तरीके से पल्लवी पटेल और अखिलेश यादव के बीच तल्खी बढ़ी थी, बाद में उसे कम करने की भी कोशिश पल्लवी पटेल ने की है, तो क्या अब अखिलेश यादव पल्लवी पटेल को जो उनकी कई सीटों की मांग है वो देंगे? ये कहना बड़ा मुश्किल है। इसी तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य, सभी को लग रहा था कि शायद कांग्रेस पार्टी अलग हो जाएगी तो सपा से अलग होकर वो कांग्रेस के साथ एक डील कर सकते हैं, उस गठबंधन में जा सकते हैं। लेकिन अब स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए भी इंडिया ब्लॉक के दरवाजे बंद होते दिखाई दे रहे हैं। वो नई पार्टी बनाएं चाहे कुछ बनाएं, लेकिन वो अब इंडिया ब्लॉक में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि कांग्रेस ने एक तरीके से डील सील कर दिया है और अब स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए इंडिया ब्लॉक का और सपा का रास्ता बंद है। उसी तरीके से सलीम इकबाल शेरवानी, इन्होंने भी सपा के बारे में बहुत सारी बातें कही, अखिलेश यादव के बारे में बात कही। अब वो कहां से लड़ेंगे, किस गठबंधन में जाएंगे? और यही समस्या पल्लवी पटेल के लिए भी है कि आखिर किस मुंह से अब वो अखिलेश यादव से डील करेंगे। देखना यह है कि क्या अखिलेश यादव बड़ा दिल दिखाते हैं और अपने छोटे दलों को साथ लेते हैं या नहीं लेते हैं। और आखिर में चंद्रशेखर रावण की भी बात कर लें, क्योंकि चंद्रशेखर रावण और अखिलेश यादव की केमिस्ट्री बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। ऐसे में चंद्रशेखर रावण को भी अखिलेश यादव से डील करना होगा या अखिलेश यादव को चंद्रशेखर रावण तक पहुंचना होगा, तब जाकर के कोई गठबंधन या डील हो पाएगी। लेकिन दोनों के अपने बड़े अहम हैं। कौन आगे बढ़ेगा, कौन आगे बढ़कर किसे कितनी सीटें देगा, ये बड़ी बात है। ऐसे में अब तमाम छोटे दलों को साथ रखकर सीट देकर चुनाव लड़ने और लड़ाने की जिम्मेदारी अखिलेश यादव की है और सबने
अखिलेश से अपना बिगाड़ कर रखा हुआ है। ऐसे में कौन कौन अखिलेश यादव के पास किन किन मांगों के साथ, किन किन सीटों के साथ आएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। और क्या अखिलेश सबको साथ लेकर चल पाएंगे, ये भी उनके लिए एक बड़ी चुनौती होगी। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।